लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल शुरू किया था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स में हमने ये देखा कि हाइड्रोक्सी ग्रुप वेरी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है अल्कोहल की वो सारी हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। और अल्कोहल्स की केमिकल्स रिएक्शन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहली वो रिएक्शंस विच इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, एंड सेकेंड कैटेगरी में द रिएक्शन विच involve the cleavage of CO bond, and third category the reactions which involve the participation of both hydroxy group and alkyl group। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी लेके चल रहे थे, जिसके अंदर अल्कोहल्स की वो रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, और वहाँ एक रिएक्शन हम कर चुके हैं, रिएक्शन विद मेटल एटम। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे कार्बोक्सिलिक, ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कि जब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर का रिमूवल। तो इस केस में आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे एस्टर में क्या दिख रहा है? आर है ये एसिड का ग्रुप, और आर डैश अल्कोहल का भी है, सी भी है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब मेन बात यहाँ पे आती है कि वाटर का जो रिमूवल हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 3 है, लेकिन एस्टर में कितने हो रहे हैं? 2, और एक ऑक्सीजन एज ए वाटर निकल रहा है। और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन एक तरह से एज ए वाटर। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बना रहा है, वो किस तरह से बना रहा है। नॉर्मली इस रिएक्शन को हम एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एस्टर की फॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हमेशा जब भी ऑर्गेनिक एसिड को आप अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हो तो वहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन होती है। और ये रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में है तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन नॉर्मल, और अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में भी इसको करवा सकते हैं जहाँ पे एज ए कैटलिस्ट HCl हो, तो उस केस में इस रिएक्शन को बोलते हैं फिशर्स पेयर एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो होती है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन रिवर्सिबल होती है इन नेचर में। रिवर्सिबल यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, उतनी ही रेट से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अगर हमें अल्कोहल से और एसिड से एस्टर की फॉर्मेशन करनी है, यानी कि रिएक्शन को अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट वाटर बनाना है इसको सेपरेट आउट करना पड़ेगा। और वाटर को हम किससे करते हैं? डीन एंड स्पार्क प्रोसेस से सेपरेटेड कर लेते हैं। जैसे ही वाटर इससे एस्टर से अलग हो जाएगा तो रिएक्शन एस्टर है वो फर्दर, वाटर की प्रेजेंस है ही नहीं यहाँ पे, होगी नहीं तो एस्टर ब्रेक नहीं हो पाएगा, किसके अंदर? बैकवर्ड नहीं जा पाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल में। तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है वो क्या है? रिवर्सिबल है इन नेचर। अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है तो हमें वाटर को यहाँ से इमीडिएटली जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे हटाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एसिटिक एसिड को ट्रीट करते हो विद इथेनॉल, तो वहाँ पे क्या बनता है? इथाइल एसीटेट एंड वाटर। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चंस क्या अराइज होता है कि हमें ये देखना है एस्टर की पॉसिबिलिटी है वो 2 तरीके से हो सकती है। अब अगर आप खोल के देखो तो यहाँ पे एस्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये RC डबल बॉन्ड O, ये पार्ट तो सेम है यहाँ पे एस्टर के अंदर जो बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है। अल्कोहल का जो R डैश पार्ट है ये भी यहाँ पे आ रहा है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है? 2 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है यहाँ पे OH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही हो, क्लियर है, और इस केस में क्या हो रही हो? यहाँ पे CO बॉन्ड की क्लीवेज हो रही हो। ये CO बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है तो R यहाँ से
ये असाइल ग्रुप और यहाँ से एल्कोक्सी पार्ट दोनों मिलके क्या बना देंगे RCO OR- एस्टर। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है यहाँ से OH बॉन्ड की क्लीवेज ना होके यहाँ पे क्या हो रहा हो RO बॉन्ड की अगर क्लीवेज हो रही हो, यहाँ से RO बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्या हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से OH। अगर आप ये चीज़ लेके चलते हो यहाँ से H और यहाँ से OH, यानी कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O पार्ट ये पूरा, और यहाँ से एल्कोहल से R-, यानी कि हमें ये देखना है कि एल्कोहल में CO बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है या फिर OH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटी से एस्टर अगर हम नॉर्मल प्रोडक्ट देखें, देख के तो लग रहा है कि हो सकता है CO बॉन्ड क्लीव हो रहा हो सकता है OH बॉन्ड क्लीव हो रहा हो, तो वो हम मैकेनिज्म से देखेंगे कि एक्चुअल में एल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है या फिर CO बॉन्ड क्लीव हो रहा है ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन। तो मैकेनिज्म में जो मैकेनिज्म इसका प्रपोज्ड किया गया है वो क्या होता है कि सबसे पहले जो भी आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलते हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है प्रोटोनेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड लेके चल रहे हो या सल्फ्यूरिक एसिड लेके चल रहे हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सबसे पहला रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हर एक स्टेप मैकेनिज्म का क्या होगा रिवर्सिबल होगा नेचर में। जैसे ही आपने सबसे पहला स्टेप बताया कि एसिडिक कंडीशन में जो कार्बोक्सिलिक यहाँ पे एल्डिहाइड बना दिया है, ये क्या आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी, यहाँ पे लोन पेयर है, ये क्या करेगा यहाँ से एसिडिक कंडीशन में प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन। जैसे ही प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है OH है वो एज इट इज़ रहेगा। अब इस केस में क्या होगा, नॉर्मली कार्बोनिल कार्बन जहाँ होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, एक तो कार्बन पे वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, ऊपर से इस ऑक्सीजन ने एसिडिक कंडीशन में प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो एक तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन एटम, ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज और आ गया, तो जिसकी वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया है। अब रिएक्शन मिक्सचर में क्या है, आपके पास एल्कोहल है जो आप लेके चल रहे हो R-OH। एल्कोहल की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर, ये क्या करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे यहाँ पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन है वापस कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनता है, इस स्टेप को भी हम रिवर्सिबल दिखाएंगे। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या रह जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एल्कोहल का ऑक्सीजन जिसने अटैक किया है। अब ऑक्सीजन पे 3 हो गए तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस स्टेप में क्या होगा, ये क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ गए, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस केस में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटॉन का शिफ्ट होगा H पॉजिटिव, प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव शिफ्ट किस तरह से होगा, ये लोन पेयर है वो यहाँ से H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेंगे, और जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है OH वो किसके पास चले जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन और एल्कोहल वाला है वो क्या दिखा रहे हो आप, जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं R- दिखा रही हूँ, ये सेम भी हो सकता है R और R- और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये एज इट इज़ है OH, और यहाँ अब इस ऑक्सीजन के पास क्या आ गया है पॉजिटिव चार्ज OH के पास, और यहाँ पे ये क्या फॉर्मेशन हो जाएगी OR-। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन है वो लेके एज ए वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से निकल जाएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा कार्बन ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके और
वाटर है वो निकल जाएगा यहाँ से। जैसे मैंने स्टार्टिंग रिएक्शन में बताया था, एस्टर के साथ वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट। तो जैसे ही यहाँ से वाटर निकला, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके, तो इस कार्बन पे क्या हो गया, फिर से इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, और यहाँ पे एल्कोक्सी OR-। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी तो पूरी करनी है। तो यहाँ से जो OH बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और ये इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो यहाँ शिफ्ट हो गए, तो ये क्या होगा, SaH पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। और क्या फॉर्मेशन होगी, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गई वैलेंसी, और यहाँ पे क्या बच गया, OR-, यानी कि एस्टर की फॉर्मेशन। अब इस केस में क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पे H पॉजिटिव है वो रिएक्शन में यूज़ हुआ है, जो कंसनट्रेटेड हम सल्फ्यूरिक या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके चल रहे थे, और एट द एंड ये वापस रीजनरेट हो गया है। यानी कि एसिड यहाँ पे क्या काम कर रहा है, जस्ट कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इनिशियली रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है, और एट द एंड वापस रीजनरेट हो रहा है, खुद यूज्ड नहीं हुआ है रिएक्शन के अंदर। क्लियर है। तो ये मैकेनिज़्म है, इस मैकेनिज़्म से एस्टरिफिकेशन जगह जो एसिडिक कंडीशन में हो रहा है, इस मैकेनिज़्म में आप ध्यान से देखो, अल्कोहल का जो बॉन्ड क्लीव हो रहा है वो कौन सा बॉन्ड क्लीव हो रहा है, यहाँ देखो जहाँ पे प्रोटॉन शिफ्ट हुआ था, तो जो अल्कोहल है इसका ये वाला OH बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया था। अब इस मैकेनिज़्म का प्रूफ क्या है कि यही बॉन्ड ब्रेक हुआ है। मैकेनिज़्म हमेशा क्या होते हैं, जब भी रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है तो जो पॉसिबल मैकेनिज़्म है वो दिए जाते हैं, प्रपोज्ड किए जाते हैं, और जिन मैकेनिज़्म का प्रूफ होता है उन्हीं को ही फिर सही मान लिया जाता है। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये मैकेनिज़्म हमारा सही है, यानी कि अल्कोहल के अंदर OH बॉन्ड की ही क्लीवेज हो रही है, ना कि CO बॉन्ड की क्लीवेज। तो इस चीज़ के लिए एक नया है जिसे हम बोलते हैं आइसोटोप, हम यूज़ करेंगे, जिसे बोलते हैं आइसोटोपिक ट्रेजर स्टडी। आइसोटोपिक ट्रेजर स्टडी में क्या होता है कि यहाँ हम किसी एक एटम का आइसोटोप ले लेते हैं। जैसे जो आप अल्कोहल यूज़ करते हो, उस अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन की जगह हम डायरेक्ट वो ऑक्सीजन एटम ना लेके अगर हम उसका आइसोटोप ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवानी है किस किस के बीच में, अगर एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल हमने नॉर्मल इथाइल अल्कोहल ना लेके वो इथाइल अल्कोहल ले लिया जिसके अंदर ऑक्सीजन एटम है, वो क्या है, आइसोटोप हो। आइसोटोप क्या होते हैं, वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर है वो डिफरेंट हो। नॉर्मली ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का आइसोटोप यूज़ करें जिसका 18 मास नंबर है। तो ये देखा गया कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट कर रहे थे इथाइल अल्कोहल के साथ हैविंग आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन विच हैव मास नंबर और एटॉमिक मास 18, तो प्रोडक्ट में देखा गया कि जो एस्टर आ रहा है, एस्टर का जो ऑक्सीजन है वो भी 18, यानी कि नॉर्मल ऑक्सीजन ना मिलके हमें आइसोटोप मिला। इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ कि हमने आइसोटोप लिया किस में था, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में, अल्कोहल में लिया था, तो अल्कोहल वाला ऑक्सीजन ही प्रोडक्ट में आ रहा है। इसका मतलब अल्कोहल के साथ ऑक्सीजन है, जिस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है वो उसी के साथ ही अटैच्ड है, वो एज इट इज़ आ रहा है, यानी कि CO बॉन्ड की क्लीवेज यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जो बॉन्ड है OH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर CO बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है। तो नॉर्मली ये आइसोटोपिक यानी कि ट्रेजर स्टडी आइसोटोप यूज़ करके हमने ट्रेस कर लिया है इसको कि एक्चुअल में जो मैकेनिज़्म हो रहा है वो सही है, जो हमने प्रपोज्ड किया है वो सही है या नहीं है। तो जो इथाइल अल्कोहल में 18 आइसोटोप्स का यूज़ किया तो प्रोडक्ट एस्टर में वही 18 आइसोटोप वाला ऑक्सीजन आ रहा था जो
अल्कोहल के अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड था। इसका मतलब अल्कोहल का जो एल्कोक्सी पार्ट है ये एस्टर में एज इट इज़ है। यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि जो अल्कोहल में CO के बीच बॉन्ड है वो क्लीव नहीं हो रहा बल्कि OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है वो अल्कोहल की कौन सी कैटेगरी में आती है? फर्स्ट कैटेगरी में, विच इन्वॉल्विंग द रिएक्शन in which cleavage of OH bond takes place. Now, रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ एल्कोहल्स एंड एसिड। अब तक हमने ये देखा है कि एल्कोहल्स से एसिड रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं और जो क्लीवेज होती है वो OH बॉन्ड यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड में CO बॉन्ड यानी कि यहाँ से हाइड्रोक्सी और वाटर का रिमूवल। अब हमें ये देखना है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में रिएक्शन की रेट है वो किस तरह से अल्कोहल एंड एसिड पे डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे इस R ग्रुप यानी कि जैसे जैसे यहाँ इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन वो डिक्रीज होती जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सी पार्ट है वो रिएक्टिव है, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के पास यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी रिएक्शन की रेट है वो डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि स्टीरिक हिंड्रेंस है वो मेजर रोल प्ले करती है यहाँ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कोहल एंड एसिड्स दोनों में। अगर अल्कोहल एंड एसिड दोनों में ये R एंड R' ग्रुप जैसे जैसे लार्ज एंड बल्कि होता जाएगा रिएक्शन की रेट है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। अगर हम कंपेयर करें अल्कोहल्स को, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम ऐसे जाते जा रहे हैं तो हिंड्रेंस है वो बढ़ती जा रही है। स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती जा रही है तो इस अल्कोहल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज। सिमिलरली इन केस ऑफ एसिड जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, हम अलोंग हॉरिजॉन्टली चलते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास स्टीरिक हिंड्रेंस है वो इंक्रीज होती जा रही है। स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होती जाएगी तो टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन इन एसिड्स की रिलेटिव रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द रिमेनिंग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विच इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड।